नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड व्यू विद अमित कुमार पाले। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को लेकर इन दिनों देश में खूब चर्चा हो रही है। दरअसल भारत ने लगातार न्योता भेजा है तारिक रहमान, जो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री है, भारत आने के लिए। लेकिन आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है तारिक रहमान की कि वो दूरी बनाए हुए हैं? तो आज का सवाल यही है कि भारत से दूरी क्या है मजबूरी बांग्लादेश की और साथ ही साथ तारिक रहमान की। खबर ये चली थी कि तारिक रहमान भारत आने वाले हैं हाल ही में, ये जो 25 से या उसके आसपास 25 अगस्त के आसपास। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लगातार सस्पेंस बरकरार रखा गया है उनके आने को लेकर। अब सवाल ये उठता है कि भारत की ओर से जब तारिक रहमान को भारत आने के लिए न्योता दिया जा रहा है तो उनके लिए ऐसी क्या मजबूरी हो गई है और क्या वजह है कि वो भारत नहीं आ रहे हैं और भारत से दूरी बना के रखी हुई है। इसी सवाल का जवाब आज हम तलाशेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ और सवालों के जवाब भी जानने होंगे। तो आज का हमारा मुख्य सवाल क्या है, और वो है कि भारत से दूरी क्यों है बांग्लादेश की, तारिक रहमान की, और उनकी मजबूरी क्या है। तो पहला सवाल इसमें यही बनता है कि भारत आने को लेकर आखिरकार सस्पेंस क्यों है तारिक रहमान का, जबकि भारत के जो हाई कमिश्नर है दिनेश त्रिवेदी, उन्होंने मुलाकात की है तारिक रहमान से, उनको भारत आने का न्योता दिया गया है और साथ ही साथ उनकी ओर से एक पॉजिटिव सिग्नल भी आया, जिसकी वजह से भारत में लगभग तैयारियां हो रही थी कि वो 25 अगस्त के आसपास भारत का दौरा करेंगे और इनका द्विपक्षीय ये दौरा होगा, बायलैटरल दौरा होगा, और जिस दौरान उनको स्वागत किया जाएगा और ऐसा स्वागत किया जाएगा कि वो याद रखेंगे, भव्य स्वागत होगा। ये सारी बातें हुई, लेकिन सस्पेंस अब भी बरकरार है। क्या वो भारत आएंगे या आ रहे हैं? अब सिर्फ न्योता बायलैटरल के लिए नहीं था, यानी कि द्विपक्षीय वार्ता के लिए, मुलाकात के लिए नहीं था, बल्कि साथ ही उन्हें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भी आमंत्रित किया गया है। बहुत पहले आमंत्रण भेजा गया है, यानी निमंत्रण भेजा गया था। दरअसल बिम्स्टेक का प्रेसिडेंट इस वक्त बांग्लादेश है और बिम्स्टेक का भारत भी सदस्य है। उसी लिहाज से बांग्लादेश के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं उनको इनवाइट किया जाएगा ब्रिक्स में, क्योंकि बिम्स्टेक के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं। अब उससे पहले उनको एक और न्योता भेजा गया कि अगर आपको लगता है कि आपको मल्टीलैटरल एक सम्मेलन में बुलाया जा रहा है तो उससे बेहतर होगा कि आपको हम बायलैटरल विजिट के लिए बुलाते हैं, जो और ज़्यादा सम्मानजनक है, सम्मान देने के लिए है। लेकिन दोनों ही मुद्दे पर अभी तक बांग्लादेश की ओर से कुछ भी साफ नहीं कहा गया है, तो सस्पेंस उन्होंने बरकरार रखा है। अब सस्पेंस बरकरार रखने की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश को क्या लगता है, बांग्लादेश को यह लगता है कि शेख हसीना भारत में है और भारत ने उन्हें शरण दी है। तारिक रहमान बीएनपी जिस पार्टी से आते हैं, इस पार्टी के साथ अवामी लीग जिसकी मुखिया थी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, बीएनपी और अवामी लीग में 36 का आंकड़ा रहा है। खालिदा जिया जो तारिक रहमान की मां है, पूर्व प्रधानमंत्री रही है बांग्लादेश की, उनके साथ शेख हसीना की भी अदावत रही है। दोनों पॉलिटिकल राइवल रहे हैं। अब दूसरी बात आती है बीएनपी को सपोर्ट कौन कर रहा है या बीएनपी के साथ कौन है। अब बीएनपी के साथ या फिर शेख हसीना के खिलाफ जुड़ रहे हैं, उसमें से एक बीएनपी साथी जमात है, और जमात एक हार्डकोर इस्लामिक संगठन है और कट्टर संगठन ऐसा है कि जो भारत को पसंद नहीं करता है, ना ही वो कभी इसके हक में था कि बांग्लादेश एक अलग मुल्क बने, वो पाकिस्तान का हिस्सा रहे। तो आप सोचिए 1971 से जमात कभी भी इस हक में नहीं रहा कि बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में सामने आए, बल्कि उसका हमेशा ही ये माना रहा है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है और साथ ही साथ बांग्लादेश में एक इस्लामिक रूल लगना चाहिए। तो ये जो कट्टरपंथी ताकत है जमात का, इसको बहुत सपोर्ट मिला था अवामी लीग के खिलाफ बीएनपी को उस दौर में। हालांकि जमात इस वक्त अपोजिशन भी आप कह सकते हैं, लेकिन बीएनपी के लिए इन सबको नाराज करना आसान नहीं रहेगा। अगर वो नाराज कर देते हैं तो उनके लिए अब सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त जो अंदरूनी हालात हैं या फिर जो देश की पॉलिटिक्स है बांग्लादेश की, वो तारिक रहमान को इजाजत नहीं दे रही है या सरकार को इजाजत नहीं दे रही है कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करे। ये उसकी एक मजबूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, और वो है शेख हसीना। शेख हसीना
को बांग्लादेश चाहता है, तारिक रहमान चाहते हैं कि भारत भेज दे और उसके खिलाफ यानी शेख हसीना के खिलाफ जो तमाम आरोप लगे हैं, उन्हें जो सजा दी गई है, एक कोर्ट से तो उनको मौत की सजा सुना दी गई है, वो कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि भारत ने इस पर अपना कोई भी रुख नहीं दिया है और जाहिर सी बात है कि शेख हसीना के साथ भारत सरकार के कोई भी सरकार रही हो, बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी का दौर रहा हो, चाहे वो अब बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी का दौर है। और पिछले दिनों जिस तरह से भारत में पहली बार मतलब दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब के एक कार्यक्रम में जिस तरह से शेख हसीना ने अपनी बात रखी, मौजूदा सरकार को घेरा था, पॉलिटिकली घेरा था और साथ ही जो उन्होंने कहा था कि वो वापस आ रही हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं बांग्लादेश में मौजूदा सत्ता के अंदर एक डर पैदा हुआ है। उनको लगता है कि अगर शेख हसीना आती हैं उस तरह से, फिर तो एक हो सकता है कि एक नया आंदोलन शुरू हो जाए, क्योंकि अवामी लीग के समर्थक अभी भी हैं। हो सकता है कि पहले 60% से घटकर अब 55 या 50% रह गए हों, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो अवामी लीग के साथ है। तो ये एक जो आप कह सकते हैं इंटरनल पॉलिटिक्स एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन इसी से जुड़ी हुई बाकी वजह भी हैं, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सत्ता है और उसके साथ जो हैं वो भारत विरोधी मानसिकता रखते हैं, जिसमें जमात सबसे महत्वपूर्ण है और तो तमाम वो कट्टरपंथी जो भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते हैं और साथ ही साथ हिंदुओं के खिलाफ भी बयानबाजी करते हैं। अब दूसरा सवाल आता है, भारत विरोधी ग्रुप में आखिरकार बांग्लादेश क्यों बार बार नजर आ रहा है? अब सोचिए कि चीन के साथ भारत के जो रिश्ते हैं ये दुनिया जानती है, लड़ाई भी लड़ चुके हैं और कभी ना कभी भिड़ते भी रहते हैं। 2020 में तो गलवान का ये वाक़ा हुआ था, इस घटना में जब भारत ने चीन को खदेड़ा था और साथ ही उसके बाद एक बड़ा स्टैंड ऑफ हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन भारत ने उतनी ही ताकत के साथ चीन को भी जवाब भी दिया, उनके भी सैनिक मारे गए। हालांकि चीन ने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसको जो झटका लगा था उसके बाद से वो अभी भी सीधा है। उसने फिर हिमाकत नहीं की कि अगर इतनी बड़ी ताकत है उसके बाद अपने आप को अगर वो एशिया का इतना बड़ा ताकत मानता है, दुनिया का ताकत मानता है, तो उसने भारत के ऊपर पलटवार करने की कोशिश नहीं की, हिम्मत नहीं की। अब चीन के साथ भारत के जो रिश्ते हैं व्यापारिक रिश्ते हैं, लेकिन जो पड़ोसी मुल्क है खासतौर पे बांग्लादेश है, जिसके भारत के साथ इतने करीबी रिश्ते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बांग्लादेश को भारत से ही मिलती है, लेकिन उसके बावजूद तारिक रहमान ने जो पहला देश चुना, भारत से पहले कोई अगर देश चुना है विजिट के लिए, उसने चीन को चुना और ना सिर्फ चीन को चुना बल्कि चीन में जाके उसने भारत के खिलाफ कुछ चीज़ें भी की हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस इलाके में वो चीन को प्रोजेक्ट्स देने के लिए तैयार हो गया, जिसमें तीस्ता नदी पर एक बराज या डैम बनाने का और साथ ही साथ मोनीर हाट सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत ही करीब पड़ता है, जैसे चिकन नेक कहा जाता है, उसके करीब मोनीर हाट में एक पुराने एयरफील्ड को डेवलप करके एयरपोर्ट बनाने का भी जिक्र लगातार इन दोनों देशों की बातचीत में निकल कर आया। हालांकि ऑफिशियल कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ये बातचीत हुई। तो ये जो संकेत जो मिलते हैं उससे क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश भारत विरोधी खेमे को ज्वाइन करने की फिराक में लगा हुआ है या उन देशों के साथ? अब पाकिस्तान के साथ आप सोचिए एंगेजमेंट कितने बढ़ गए। हालांकि मोहम्मद यूनिस जैसे ही शेख हसीना को हटाया गया, तख्ता पलट किया गया और ठीक उसके बाद जब मोहम्मद यूनिस आए तो मोहम्मद यूनिस ने भी आखिर यही किया ना। मोहम्मद यूनिस ने आखिर सबसे पहले चीन को, भारत को हटाया मोंगला पोर्ट से और उसके एसईजेड को डेवलप करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया चीन को। अब इसके बाद जब तारिक रहमान आए तो तारिक रहमान ने उसको भलटा नहीं, तारिक रहमान ने उसी को फॉलो किया और जिस तरह से मोहम्मद यूनिस ने आते ही पाकिस्तान के आईएसआई के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, वहाँ की सेना के लिए दरवाजे खोल दिए, उसको भी तारिक रहमान ने बंद नहीं किया, तारिक रहमान ने भी खोल के रखा हुआ है। तो तारिक रहमान लगातार एंगेज हो रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर दबाव है उन कट्टरपंथियों का जिन्होंने बीएनपी को सपोर्ट किया और साथ ही साथ जमाते इस्लामी का, जो जमाते इस्लामी बांग्लादेश है उसका भी। तो ये जो तमाम जो कट्टरपंथी सोच मिलकर इस वक्त बांग्लादेश की सत्ता को चला रहे हैं, यही वजह है कि भारत विरोधी खेमे में बांग्लादेश नजर आ रहा है, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो। अब आते हैं तीसरे सवाल पर, मेक्का समझौते में क्यों शामिल होना चाहता है बांग्लादेश? हुमायूं कबीर फॉरेन अफेयर के एडवाइजर हैं बांग्लादेश सरकार के, तारिक रहमान के। उनका एक बयान आया कि बांग्लादेश भी
जो डिफेंस पैक्ट हुआ है मक्का में, उसके साथ जुड़ना चाहता है। अब मक्का में 7 अगस्त को, इसी महीने 7 अगस्त को एक डिफेंस पैक्ट हुआ जिसमें सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर इसे साइन किया। इस डिफेंस पैक्ट का मतलब क्या है कि तीनों देशों पे ऊपर अगर कोई भी हमला होता है तो वो अपने ऊपर हमला माना जाएगा। किसी भी एक देश के ऊपर हमला होता है तो सब पे हमला मानेंगे कि हमारे ऊपर हमला हुआ है। अब ये डिफेंस पैक्ट जो हुआ इसमें ये उसी तरह का था जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में था, जिसमें तुर्की शामिल हुआ है। अब इसको एक इस्लामिक नेटो के नाम से जाना जाने लगा कि इसको बोला जा रहा है कि इस्लामिक नेटो है, इस्लामिक नेटो है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। अब इसका दायरा बढ़ेगा तो इसमें तमाम मुस्लिम देश आएंगे, लेकिन जानकार तो जानते हैं, बोल ही रहे हैं ना कि ये जो पैक्ट हुआ है, मक्का पैक्ट जो हुआ है, वो हुआ किसके खिलाफ है। दरअसल सऊदी अरेबिया ने पैक्ट जो किया है वो पैक्ट किया है एक शिया मुल्क के खिलाफ, वो ईरान। ईरान के साथ जो लगातार अभी युद्ध चल रहा है यूएस का, और अमेरिकी जो ठिकाने जो मौजूद हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, चाहे सऊदी अरेबिया हो या फिर यूएई हो, कतर हो, बहरीन हो, इसके ऊपर ईरान हमले कर रहा है। अब ईरान के हमलों से सऊदी परेशान है। दूसरी तरफ जो शिया प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह लेबनान में हो या फिर हुतीज हो, हुतीज की वजह से सऊदी अरेबिया परेशान है। लगातार हुतीज जो सऊदी समर्थित यमन में अभी भी एक सत्ता मौजूद है, क्योंकि जो पूर्वी हिस्सा है यमन का, वहां पर कौन मौजूद है, वहां पर हुती है। और ठीक जो उसके दक्षिण में और साथ ही साथ पूरब में, पूरब को जो हिस्सा है, ईस्ट का हिस्सा है, यहाँ पर सऊदी के समर्थित सरकार मौजूद है। तो इनके ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं हुती। तो कहीं ना कहीं सऊदी के लिए बड़ी दिक्कत है कि अगर पूरा का पूरा यमन हुतीज के कंट्रोल में चला गया तब उसका क्या होगा। तो यही वजह है कि एक ऐसा गुट बनाया गया है जिसमें तीनों ही देश सुन्नी हैं और शिया यहाँ पर है ईरान। तो एक शिया देश के खिलाफ एक सुन्नी संगठन तैयार हुआ है और उसमें सारे देश भी देखे आ रहे हैं। तो बांग्लादेश का नाम आएगा। तो बांग्लादेश को यहाँ पर लाने की कोशिश है या फिर बांग्लादेश खुद अपने से ये कह रहा है, ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है। अब आपको ये बात को समझानी पड़ेगा कि आखिरकार ये जो एंट्री क्या इसको मिलेगी। एक अगला सवाल ये बनता है कि क्या बांग्लादेश को इस गुट में एंट्री मिलेगी। अब इस देश में है कौन कौन, ये सोचिए। इस देश में है तुर्की, सऊदी अरेबिया और साथ ही पाकिस्तान। अब बांग्लादेश इसमें शामिल होना चाहता है। अगर हम इसको समझ भी लेते हैं कि इसमें एंट्री मिलेगी तो इसमें किसकी कितनी हैसियत है इसको समझना जरूरी है। अब बांग्लादेश की जो जीडीपी है, बांग्लादेश की जीडीपी है $500 बिलियन की। वो सोच सकता है हाँ भाई मैं इसमें शामिल हो सकता हूँ क्योंकि मेरी जो जीडीपी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है। पाकिस्तान की करीब $400 बिलियन की है इकोनॉमी। अब दूसरी बात आती है सऊदी अरेबिया। सऊदी और तुर्की एक ऐसे देश हैं जिसमें उनकी जो इकोनॉमी है वो 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा है, 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा है, और सऊदी की थोड़ी कम है, तुर्की की 1.64 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो ये दोनों देश ऐसे हैं जो आप कह सकते हैं कि अमीर है, जिसमें सबसे ज़्यादा अमीर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरेबिया है। चलो जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो भी बांग्लादेश को ले लें। अब बात आती है कि सेना के लिहाज से देखा जाए तो करीब 2 लाख की सेना है बांग्लादेश की। उससे ज़्यादा यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सेना अगर है तो तुर्की के पास है, करीब 6 लाख या 6.5 लाख की यहाँ पर सेना है। उसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में भी करीब 2.5 लाख से ज़्यादा ही वहाँ पर भी सेना है। तो ये जो अब सैनिकों की अगर बात की जाती है तो सेना की बात की जा रही है, उस लिहाज से देखा जाए तो बांग्लादेश भी कहीं ठहरता नजर नहीं आता, ना इकोनॉमिक के लिहाज से और ना ही दूसरी चीज़ों के लिहाज से। अब सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अगर ये जो तमाम देश हैं जो 3 मैं आपको बता रहे हैं, अगर मक्का में लेना चाहेंगे बांग्लादेश को तो क्यों लेना चाहेंगे, किस वजह से लेना चाहेंगे? सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेश एक इस्लामिक देश है? क्योंकि उसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लायबिलिटी ना बन जाए। अब लायबिलिटी किस हिसाब से बन सकते हैं कि भाई आप कितना खर्चा करते हैं डिफेंस पे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत के लिए ये बांग्लादेश खतरा बन जाता है या बनेगा? देखिए, अब इसमें 2 तरह से देखने की चीज़ है। पाकिस्तान के साथ कैसे रिश्ते बांग्लादेश के साथ हो रहे हैं, चीन के साथ कैसे रिश्ते हो रहे हैं, और साथ ही साथ क्या मक्का पैक्ट में शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है बांग्लादेश।
अब हम चलिए मक्का पैक्ट को ही हम पकड़ लेते हैं, मक्का पैक्ट को हम ले लेते हैं। मक्का पैक्ट को लेकर देखते हैं तो मक्का पैक्ट में जो 3 देश शामिल है उसमें अगर बांग्लादेश शामिल हो जाता है तो भारत के साथ किस तरह से उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब भारत की जो जीडीपी है वो कितने की है? करीब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। यानी कि चाहे सऊदी हो, चाहे टर्की हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, तो इससे कई ज़्यादा है। यानी कि टर्की और सऊदी अरेबिया भी भारत के जीडीपी के मुकाबले कहीं नहीं ठहरते हैं। कहाँ 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, कहाँ पर 1.39 या 1.64 ट्रिलियन की इकोनॉमी। भारत दुनिया के सबसे 5 टॉप कंट्रीज में है, इकोनॉमीज में से एक है। दूसरी बात आती है फौज की। भारत की फौज करीब 14 लाख की है। पाकिस्तान की फौज भी लगभग भारत से आधे से कम है। वो करीब 5 लाख की करीब होगी उनकी फौज। दूसरी तरफ अगर बात आती है टर्की के भी, उसके भी करीब 6 लाख की फौज होगी, 5-6 लाख की फौज है। बांग्लादेश की सिर्फ 2 लाख है। और सऊदी के साथ तो छोड़ दिए, कंपेयर ही नहीं करने की ज़रूरत है। अब बात आती है डिफेंस में कितना खर्च करते हैं, डिफेंस बजट कितना है। भारत खर्च करता है करीब 78 बिलियन डॉलर्स अपने डिफेंस पे। और भारत के करीब अगर कोई आता है तो उसमें कौन सा देश है, तो वो आता है सऊदी अरेबिया। करीब 80 से 85 बिलियन डॉलर या फिर ये 78 to 80 बिलियन डॉलर ही खर्च करता है। सऊदी के आसपास है भारत का भी, तो ये टक्कर में आते हैं। अब जहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात की जाए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान तो आप छोड़ ही दीजिए कि इनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि जिनकी इकनॉमी ही 500 या 400 बिलियन डॉलर की है, वो कितना खर्च कर देते होंगे। अब वर्ल्ड रैंकिंग में अगर आप देखते हैं तो भारत दुनिया के चौथे नंबर का देश है। टॉप अगर मिलिट्री पावर है उसमें भारत चौथे नंबर पे है। यानी कि अमेरिका, चीन, रशिया के बाद भारत का नंबर आता है। और अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो वो 37वें नंबर पे है। पाकिस्तान 14वें नंबर पे है। 9वें नंबर पे टर्की है। सऊदी अरेबिया 24वें नंबर पे है। तो अगर ये मक्का पैक्ट भी कर लेंगे तो क्या कर लेंगे। भारत के पास करीब जहाज जो है ना, फाइटर जेट्स, भारत के पास वही करीब 2000 से ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास कितने हैं? करीब 450। और टर्की की बात की जाए उसके पास भी करीब ऐसे ही होंगे 500 या 600, उससे ज़्यादा है नहीं। टैंक्स भी भारत के पास 4000 से ज़्यादा टैंक्स हैं। पाकिस्तान हो और टर्की को मिला दो तो जाके भारत के बराबर टैंक्स आते हैं। बांग्लादेश और सऊदी अरेबिया को मैं इसमें गिन ही नहीं रहा हूँ क्योंकि उसके भारत के आसपास भी नहीं है। और अगर शिप्स की बात की जाए, पानी के जहाज़ की बात की जाए, तो भारत के पास करीब 300 के करीब शिप्स हैं नेवी के पास। पाकिस्तान के पास 100 या 120 होंगे। सऊदी के पास मैं छोड़ ही देता हूँ, बांग्लादेश में मैं फिर से छोड़ देता हूँ क्योंकि गिनने की ज़रूरत नहीं है। अगर टर्की के पास भी गिनते हैं तो टर्की के पास कितने हैं? इसके पास भी करीब 100 या 200 के करीब होंगे शिप्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। और भारत के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 2 हैं, 1 नहीं 2 हैं। और इनमें से किसी देश के पास नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, भारत के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब, बाकी किसी देश के पास नहीं है। तो आप ये समझिए कि जो बांग्लादेश में बैठे नेता अगर ये कहते हैं कि मक्का पैक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे तो भारत तो अकेले ही इनसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। चाहे वो आप इकोनॉमी की बात कर लें, चाहे वो आर्मी की बात कर लें, डिफेंस स्पेंड की बात कर लें, तो बहुत आगे है। तो यही वजह है कि जो मक्का पैक्ट अगर उन्हें होगा तो सऊदी अरेबिया के साथ भारत के जो इकोनॉमिक रिश्ते हैं वो कभी सऊदी अरेबिया बिगाड़ना नहीं चाहेगा। आने वाले वक्त में भारत दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमीज में से जाने वाला है। तो आप सोचिए कि वो क्यों अपने रिश्ते को बिगाड़ेगा जबकि उसके इतने इन्वेस्टमेंट्स हैं भारत में और भारत ने भी इतना इन्वेस्ट किया हुआ है सऊदी में। तो सऊदी को सोचना है कि सऊदी क्या चाहता है। क्या उसको एक इस्लामिक नेटो बना के भारत के दुश्मनों को अपने साथ ला के भारत के लिए खतरा पैदा करना है? हाँ, पाकिस्तान की मंशा जरूर ये होगी कि किसी तरह से वो बांग्लादेश को अपने साथ इस मक्का पैक्ट में लेकर आ जाए ताकि इन देशों के जरिए टर्की भी चाहेगा कि वो भारत को चेक करने के लिए, भारत को रोकने के लिए, क्योंकि भारत ने अब नींद उड़ा दी है टर्की की, क्योंकि साइप्रस और ग्रीस के साथ भारत के रिश्ते बने हैं। क्योंकि पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी करके भारत के खिलाफ टर्की इस वक्त कुछ ना कुछ षड्यंत्र करने की कोशिश करता है। तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान ये चाहेगा कि बांग्लादेश को अगर मिला लिया जाता है इस पैक्ट के साथ तो फिर बांग्लादेश का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये जो पैक्ट बना है इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है और वो है ईरान। और इसको बनाने के लिए अगर किसी ने इसमें ईंधन दिया है तो वो है अमेरिका। अमेरिका
जब तक इसमें ईंधन नहीं देता है तब तक बांग्लादेश की एंट्री नहीं होगी। अब बांग्लादेश को ये सोचना है कि क्या वो वर्ल्ड पावर्स के, चाहे वो चीन हो या फिर अमेरिका हो या फिर भारत हो, इनके बीच में पड़ना चाहेगा, या खुद ये सोचेगा कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर भारत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, चाहे वो डिप्लोमेसी हो या कोई भी दूसरी, या फिर हमारे मिलिट्री पावर हो, बांग्लादेश के लिए हालत खराब हो जाएगी। बिजली, पानी अगर ये सब बंद कर दिया गया तो क्या होगा? अब तो गंगा वाटर ट्रीटी है 1996 में जो बना था, वो इसी साल खत्म होने जा रहा है। और भारत ने अगर ये तय कर लिया कि हम इस ट्रीटी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब बांग्लादेश क्या करेगा? गर्मियों के मौसम में पानी कहां से मिलेगा बांग्लादेश में लोगों को? जब से सिंधु समझौता भारत ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है, पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है, सिर्फ चीखे मारता है, कुछ कर नहीं पाता है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ भी अगर ये हो जाए, चाहे वो तिस्ता है, चाहे वो गंगा वाटर ट्रीटी, तब वो क्या करेंगे? तो इसीलिए भारत के लिए बांग्लादेश परेशानी खड़ी कर सकता है, लेकिन खतरा बनने से पहले भारत उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसको तो मानकर चलिए। तो लौटते हमारे उसी सवाल पर जिससे हमने शुरुआत की थी कि भारत से क्यों है दूरी और क्या है मजबूरी। तो दूरी बनाने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है शेख हसीना। और दूसरी बात है, मजबूरी ये है कि जो कट्टरपंथी बैठे हुए हैं बांग्लादेश में, वो भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों को बेहतर नहीं होने देना चाहते हैं। और साथ ही साथ उनकी मंशा यही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान और दूसरे इस्लामिक देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करे। लेकिन भारत की अभी भी कोशिश है कि बांग्लादेश के साथ, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ी आबादी है, 50% से ज़्यादा या 60% के करीब जो आबादी है, वो यही चाहती है कि भारत के साथ रिश्तों को बेहतर किया जाए। और आप ये मत भूलिए कि बांग्लादेश में करीब 1 करोड़ 30 लाख हिंदू भी हैं, हिंदू भी रहते हैं। तो कभी भी बांग्लादेश में जो लोग हैं, बड़ा तबका, वो चाहता है कि भारत के साथ रिश्तों को बेहतर किया जाए, जो बांग्ला भाषा और बांग्ला संस्कृति को लेकर आगे बढ़ा है। अच्छी बात यह है कि भारत की ओर से अभी भी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा के रखा गया है। अब ये बांग्लादेश को तय करना है कि वो अपनी मजबूरी के साथ पीछे रहेगा या फिर मजबूरी को छोड़ के आगे बढ़ेगा। आपकी क्या राय, जरूर बताइएगा।